हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं और आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज प्यारे यहाँ पे क्या होने वाला है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स बाबू स्टार्ट हो चुका है। और ये आपके लिए एकदम अंतिम मौका है प्यारे बच्चों, एकदम टाइम कम है, अंतिम मौका है। आप लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से जल्दी से जल्दी अपनी पूरी को क्या कर सकते हैं या अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहाँ आप देखिए आज जो क्लास होने वाला है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उससे पहले सभी प्यारे बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे प्यारे बच्चे बता दीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्या, क्रैश कोर्स बायोलॉजी का। और बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन, यानी क्या बाबू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे पूरा A to Z, जिसमें क्या होगा, एक एक पॉइंट होगा जिसमें से आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये क्लास ना बाबू रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि ये क्लास जो क्रैश कोर्स हो रहा है आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स ना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी एक बार बाबू शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्लास के बारे में कि क्लास में आज क्या क्या होने वाला है। चलिए बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, चैप्टर 1 है इसका प्यारे बच्चों, क्या, जीवों में जनन, यानी आप देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो 2024 के लिए ना आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव भी होगा लेकिन लास्ट में, यानी एक ही वीडियो में सब खत्म कर दिया जाएगा। जितना मुख्य टॉपिक होगा, क्या मुख्य टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएगा वो, और इसका ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा वो सब खत्म किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों एकदम क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास होना नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में अगर आप लोग प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं, देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चे शुरू करें, एक बार बता दीजिए सभी प्यारे बच्चे, एक बार यस लिखिए, क्योंकि एक एक मुख्य टॉपिक बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि एक एक पॉइंट क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहला आता है बाबू की जीवों में जनन, यानी हमको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चे कि जनन आखिर क्या होता है। बाबू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको जानना पड़ेगा कि जनन आखिर होता क्या है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हैं, आसान शब्दों में समझते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जनन क्या है। तो देखिए जनन क्या होता है हम आपको समझाते हैं प्यारे बच्चे, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। लेकिन देखिए जनन क्या है, जीवों में अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। समान संतति यानी यहाँ पे क्या, अपना संतान, यानी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपनी पीढ़ी को। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपनी पीढ़ी को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है। जानवर अपनी पीढ़ी को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यानी जो है ना बाबू यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जो संतति है समान यहाँ पे उत्पन्न करने की प्रक्रिया, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती रहे, वो संतान चलती रहे। इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कि आप मनुष्य है, मनुष्य अपना संतान पैदा करते हैं, यानी मनुष्यों का पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा जनन क्या होता है। तो जीवों में अपने ही संतान, जीवों में अपने ही संतान अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जनन कहते हैं। तो इतना आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि अपना ही संतान या अपना पीढ़ी, यानी अपना जो मनुष्य का यहाँ पे है, मनुष्य की पीढ़ी बढ़ाने के लिए मनुष्य अपने क्या संतान उत्पन्न करता है, यानी कहने का मतलब अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जनन कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया कि जनन क्या होता है। तो जनन क्या होता है, जीवों में अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट लिख दीजिएगा कि नहीं, ये फटाफट बता दीजिए। चलिए ये टॉपिक तो आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन का महत्व क्या होता है। बाबू क्वेश्चन 5 नंबर के कि जनन क्या होता है, इसके महत्व को लिखें। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जनन क्या होता है, इसके महत्व को लिखें। आप क्या लिखिएगा, जनन, यहाँ पे हम आपको बता दिए जनन क्या होता है। तो अपने संतान
या पीढ़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है कि जनन का महत्व क्या है, जनन का महत्व क्या है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जनन किस लिए जरूरी है, क्या महत्व है उसका। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखिए जनन से जाति की निरंतर बनी रहती है, यानी आप देखिए जनन से जाति की निरंतरता जो होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। यानी मनुष्य है, मनुष्य का यहाँ आप देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, यानी जाति उसका मनुष्य जाति बढ़ते रहेगा, यानी मनुष्य जाति कभी खत्म नहीं होगा अगर जनन रहेगा तब। तो यहाँ देखिए ये हो गया, यहाँ देखिए ताकि वह जाति विलुप्त ना हो, यानी कहने का मतलब वही है कि जनन से जाति की निरंतरता जो होती है वो बनी रहती है, वो जाति लुप्त नहीं होगा। अगर एक जाति क्या करेगा, जनन करना बंद कर देगा तो वो आस्ते आस्ते विलुप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एक बात आप लोग याद कर लीजिएगा कि जनन का महत्व अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में लिखिएगा कि जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है ताकि जाति विलुप्त ना हो। यहाँ देखिए जनन के द्वारा जीव अपने वंश जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जैसे कुत्ता कुत्ता को बनाए रखेगा, बिल्ली बिल्ली को, हाथी हाथी को, यानी आप देखिए जीव भी है, मनुष्य मनुष्य की निरंतरता को क्या करेगा, बनाए रहेगा। यानी आप देखिए अपनी जाति को बढ़ाते रहेगा, अपने जाति को बनाते रहेगा ताकि वो विलुप्त ना हो। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? तो एक बार बताइए कि यह सर जी समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या होगा, जनन के द्वारा अपने वंश जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जनन के द्वारा ही आप लोग क्या करेंगे, अपने जाति वंश को आगे बढ़ाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अगला यहाँ देखिए लैंगिक जनन द्वारा जीवों के विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो सजीवों के विकास में बहुत ज्यादा सहायक होती है। ये भी यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि पूछा जाता है जनन क्या है, इसके महत्व को लिखे। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। आप लोग समझ के लिख दीजिएगा तो और बढ़िया से मिल जाएगा। तो चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब चीज देखेंगे। पहले इसको यहाँ पे पूरा कवर तो कर ले बाबू, अंतिम मौका है, अंतिम प्रहार है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोचिएगा, करिएगा, तो क्रैश कोर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो क्रैश कोर्स पे ज्यादा से ज्यादा प्यारे लाल ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए जनन के प्रकार। बाबू जनन तो आप लोग जान गए कि अपने ही समान संतान, वो अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए ही जनन की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। अब यहाँ पूछा जाता है कि जनन भी कितने प्रकार के होते हैं। बाबू जनन अब कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलिएगा कि जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। बाबू बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिए है, क्वेश्चन है कि जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि जीवों में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए, पूरा आपको 100% क्लियर होने वाला है। चलिए अब आता है प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, ये यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। और आपको पूरा यहाँ देख लीजिए, जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और बताने का नहीं, क्लास में ही याद कराने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे आप लोग एकदम बढ़िया से क्लास कीजिएगा, एकदम यहाँ पे कंसंट्रेट करके क्लास कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आता है कि लैंगिक जनन आखिर होता क्या है, लैंगिक अलैंगिक, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। यहाँ पे आपको आज समझ में आएगा कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। चलिए लैंगिक जनन क्या होता है, तो जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। देखिए कितना आसान, कितना सरल शब्दों में यहाँ पे हमारे पास डिफिनेशन मिलेगा ना प्यारे, कि आप लोग को याद करने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि लैंगिक जनन क्या है, तो जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग ले लैंगिक जनन कहलाते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें क्या लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसे ही कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक नोट आता है कि आप देख लीजिए कि ये क्या होता है लैंगिक जनन। पहला यहाँ पे नोट लिखिएगा आप लोग, ये सब जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखिए क्या होता है, नर में युग्मकों तथा मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन से क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण को लिखे बाबू, इसके फायदे लिखे, इसके उपयोग को लिखे, ये सब पूछा जाता है बाबू। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और समझना है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे
कि यहाँ पे क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या लैंगिक जनन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन का जो मुख्य पॉइंट है वो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ देखिए नर में नर युग्मकों तथा मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किस में? तो ये लैंगिक जनन में होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि नर में नर, यहाँ देखिए नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मकों का इसमें निर्माण होता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। बाबू यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित करके युग्मक का निर्माण करते हैं, जो यहाँ देखिए विभाजन करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि दो युग्मक आपस में संयोग करके युग्मनज बनाएंगे। क्या करेंगे? दो युग्मक आपस में संयोग करके युग्मनज बनाएंगे और क्या होगा बाबू, और क्या करेंगे? वो विभाजित करके एक नए जीवों का निर्माण करेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ये भी ऐसे भी आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तीसरा इसका पॉइंट क्या है कि यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल व धीमी गति वाला होता है। यहाँ पे सब समझाएंगे। ये आपको अगर अंतर भी पूछेगा तो ये जो पॉइंट है ना लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ आप देखिए अगला जो पॉइंट बता रहा है कि यह जनन लैंगिक जनन की तुलना में जटिल और धीमी गति का होता है। यानी अलैंगिक जनन की तुलना में ना ये धीमी होता है और थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा हार्ड प्रक्रिया का होता है। कौन? तो लैंगिक जनन। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला यहाँ देखिए इस प्रक्रिया के जनन में अर्धसूत्री युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन यहाँ पे क्या होता है? क्रियाएं होती है। और चौथा है कि लैंगिक जनन जैव विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाबू बहुत जबरदस्त है कि लैंगिक जनन जैव विकास का बाबू महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, उसकी भूमिकाओं को लिखे, उसका वर्णन करें। अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसका वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे थे कि लैंगिक जनन क्या होता है, आप उसका वर्णन करें, तो आप लैंगिक जनन में क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिखिएगा, आप प्यारे बच्चों जैसे समझा रहे हैं ना वैसे लिख दीजिएगा, पक्का एग्जामिनर नंबर देगा कि जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेता है। जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और उसकी भूमिका लिख दीजिएगा, ऐसे वर्णन लिख दीजिएगा। कैसे? ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा ना, पक्का नंबर देगा आपको पूरा 100%। तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, पक्का आपको नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन होता है वो क्या होता है। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे हम क्लास करवाते हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसकी जो भूमिकाएं हैं जो बताए हैं बाबू कि यहाँ पे कैसे लैंगिक जनन होता है, कैसी क्रियाएं होती है, वो आपको याद कर लेना है। प्यारे बच्चों हम आपको बच्चे की तरह समझा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अंतिम मौका है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जितने भी बायो के स्टूडेंट है ना सब बच्चे यहाँ पे क्लास को कीजिएगा मन लगा के। बाबू अब आपसे पूछेगा अलैंगिक जनन क्या है, इसका वर्णन करें। बाबू तो आप क्या लिखिएगा? इसके गुणों को लिखे। अगर पूछे अलैंगिक जनन क्या है, इसके गुणों को लिखे, इसको समझाएं, इसको वर्णन करें। बाबू वर्णन नहीं किए हैं लेकिन पॉइंट में किए हैं ताकि आपको पूरा 100% दिमाग में जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में तो लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं, उसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन क्या है, इसका वर्णन करें, इसके गुणों को लिखें। बाबू आप कैसे लिखेंगे? देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। उसमें क्या नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और युग्मनज करते हैं, युग्मनज बना के एक नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो वो क्या हो गया बाबू, वो यहाँ पे लैंगिक जनन की क्रिया विधि हो गई। अब यहाँ पे अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में आपको याद रखना है कि इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अलैंगिक प्रक्रिया में कितने भाग लेते हैं, कितने प्राणी, आप क्या बताएंगे कि अलैंगिक जनन में एक ही प्राणी भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों एक बार बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ आप देखिए क्या होगा कि इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, अर्थात जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग ले या एक ही प्राणी भाग ले उसे ही हम लोग अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें भी क्या होता है, अपना पीढ़ी यहाँ पे देखिए बढ़ाते रहते हैं, ये भी जनन का ही एक भाग है, भले ही एक लैंगिक है एक अलैंगिक है बाबू यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, जनन का ये भाग है। अब क्वेश्चन आता है जनन क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, रुकिए यहाँ पे हम इसको समझा दें।
यहां तक तो आप लोग समझ गए कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अब इसके कुछ यहाँ आप देखिए पॉइंट बना के लिखे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में यहाँ देखिए युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। बाबू देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा, लिखिएगा कैसे कि जो अलैंगिक जनन होता है ना, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है। बाबू क्वेश्चन पूछेगा कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है कि नहीं होता है, आप बताइएगा कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें एकल, यहाँ आप देखिए जनन भाग लेता है। तो ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार को यहाँ आप देखिए अनुवांशिक रूप से जनन के समान होती है, जिन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि क्लोन क्या है, क्लोन आखिर किसे कहते हैं, आप बताइएगा कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार व अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए अलैंगिक जनन में सभी समसूत्री विभाजन होती है। अब देखिए बहुत बढ़िया, अलैंगिक जनन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये एक टॉपिक लिखिए, ये एक बढ़िया पॉइंट है कि अलैंगिक जनन में सभी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, ये आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन यहाँ देखिए तीव्र गति से होता है। हम यहाँ पे जब लैंगिक जनन बता रहे थे कि क्या बताए थे कि लैंगिक जनन जटिल होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, जटिल होता है और थोड़ा सा लेट से होता है, लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है, तीव्र होता है, एकदम सरल होता है। तीव्र होता है, एकदम सरल होता है, क्योंकि इसमें एक ही जनन अंग भाग लेता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर आपसे पूछ दे कि लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, तो उसका पॉइंट और इसका पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। 100% आपका एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। जैसे आप देखिए लैंगिक जनन में यहाँ पे देखिए आप लोग लिख दीजिएगा कि उसका जो यहाँ पे होता है, जो प्रक्रियाएं होती है वो जटिल होती है, लेकिन क्या होती है, जटिल के साथ साथ थोड़ा सा लंबे समय तक होता है, लेकिन अलैंगिक जनन सरल और बहुत ही जल्दी होता है। तो यहाँ पे देखिए अंतर में भी आप लोग ये सब लिख सकते हैं। अगला यहाँ आप देखिए अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। निम्न श्रेणी के अलैंगिक जनन जो होगा बाबू, निम्न जो यहाँ आप देखिए जीव होंगे उसमें पाया जाएगा। निम्न श्रेणी के जितने भी जीव होंगे ना, उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन पाया जाएगा, लेकिन उच्च श्रेणी में क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये सब अगर आपसे पूछ रहा है कि लैंगिक अलैंगिक में अंतर भी लिखे, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें कितना सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, अब हम आपको बताते हैं। अब आपसे पूछेगा बाबू कि जनन क्या होता है, पूर्ण वर्णन करें। पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप जनन के बारे में लिख दीजिएगा कि अपने ही संतान को, अपनी ही पीढ़ी को परंपरागत तरीके से बढ़ाते हुए प्रक्रिया करने की विधि को हम लोग क्या करते हैं, जनन कहते हैं। अब लिखिएगा कि जनन 2 प्रकार से प्रमुख पाए जाते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बता दिए हम आपको, और यहाँ पे उसका पॉइंट भी आपको लिखना है, और फिर आपको हम अलैंगिक जनन में बता दिए बाबू, जिसमें आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछेगा लैंगिक अलैंगिक, आपसे छूटेगा, एक बार बता दीजिए। पूरा समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक आता है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है, किन्हीं 2 के नाम लिखे, किन्हीं 3 के नाम लिखे। तो आप क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे इसके लिए भी हम आपका इंतजाम कर दिए हैं। चलिए यहाँ देखिए अलैंगिक जनन जीवों में पाया जाता है, यानी अलैंगिक जनन यहाँ देखिए निम्नलिखित जीवों में पाया जाता है। किस में, याद रखना है, अलैंगिक जनन पाया जाएगा जीवाणु में। बाबू याद कर लेना है, किस में, बैक्टीरिया में। किस में बाबू, बैक्टीरिया में। कवक में, यानी क्या, फंगस में पाया जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए गजब का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है बाबू, किस में। यहाँ पे आपको याद रखना है जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, ये सब क्या होते हैं बाबू, ये अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अलैंगिक जनन के उदाहरण क्या होते हैं, प्यारे बच्चों दीजिए, तो आप क्या दीजिएगा कि अलैंगिक जनन कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा हो जा, तो यहाँ आप देखिए जीवाणु हो गया, और कौन सा हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, यानी शैवाल हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ अलैंगिक जनन के यहाँ पे उदाहरण होते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। इतना बाबू क्लियर है, हम आगे बढ़े, एक बार बता दीजिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी कराना है पूरा। इसका यहाँ देखिए मुख्य टॉपिक बता के ऑब्जेक्टिव भी कराना है, और हमारा मकसद ये है कि ये आप क्रैश कोर्स करें, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो, आप लोग एक एक पॉइंट को पढ़े, एक एक पॉइंट को जाने, और एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दे। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। चलिए क्लियर है प्यारे बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि आप देखिए विखंडन क्या होता है। देखिए विखंडन क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। चलिए
चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए विखंडन क्या होता है, अब हम इसके बारे में जाते हैं। बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है कि विखंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा कि इसके अंतर्गत जब यहाँ पे देखिए जनन कोशिकाएं दो या दो से अधिक समान आकार की संतति कोशिकाओं में बंट जाती है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। बाबू क्या होता है, टूटना। मान लीजिए एक चीज है समान समान दो आकृति वालों में टूट जाए, यानी यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या बताएं हम, चले मान लीजिए कोई गोला है, क्या है, कुछ भी हो, माने मान लीजिए कुछ भी हो, क्या वो समान दो भागों में टूट के बिखर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। यहाँ पे आपको याद रखना है। संलयन का मतलब होता है जुटना, जब दो आकृतियां या दो पदार्थ मिलके आपस में संयोग करके एक हो जाए, उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। लेकिन विखंडन किसे कहेंगे, जब एक आकृति टूट के दो भागों में विभक्त हो जाती है, उसे विखंडन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही पूछ रहा है विखंडन क्या है, यही तो पूछ रहा है विखंडन। जब हम आपको समझा दिए कि जब बायोलॉजी में पूछ रहा है कि विखंडन क्या होता है, तो देखिए विखंडन क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जब यहाँ देखिए जनन कोशिका दो या दो से अधिक समान आकार की संतति में, मान लीजिए कि जनन कोशिका दो या दो से अधिक समान आकृति में विभक्त हो जाए, एक जनन कोशिका समझिए दो या दो से अधिक समान जनन कोशिकाओं में विभक्त हो जाए, एक कोशिका दो या दो से अधिक समान आकृति में विभक्त हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या, विखंडन। तो यहाँ तक आपको विखंडन तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस याद रखना है कि टूटना होता है, एक यहाँ पे समान आकृति में दो या दो से अधिक में विखंडित हो जाए, उसे ही हम लोग विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक जनन कोशिका दो या दो से समान कोशिकाओं में विभक्त हो जाए, उसे विखंडन कहते हैं। याद हो गया, चलिए यहां तक आपको याद हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है प्यारे बच्चे कि विखंडन के दो प्रकार हो सकते हैं। बहु विखंडन के दो प्रकार होते हैं, जो मुख्य पॉइंट है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कौन, यहाँ देखिए द्विखंडन होता है और बहुखंडन होता है। यहाँ देखिए विखंडन के दो प्रकार होते हैं। विखंडन तो हम आपको समझा दिए कि विखंडन क्या होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा विखंडन क्या होता है, इसका पूर्ण आप देखिए क्या करे, वर्णन करे, तो आप क्या लिखिएगा, विखंडन हम आपको समझा दिए कि टूटना होता है। समझ में आ गया कि एक जनन कोशिकाएं दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाए बराबर बराबर, उसे हम लोग विखंडन कहेंगे। और विखंडन में दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से ऐसे लिखना है कि विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। क्या क्या प्यारे, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन बहुखंडन। अब यहाँ देखिए द्वि से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ देखिए द्विखंडन का खंडन, खंडन माने टूटना, और द्वि माने दो। तो अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि द्विखंडन। अब बहु मतलब क्या होता है, तो बहु मतलब बहुत सारा, अखंडन मतलब क्या, टूटना। तो बस समझ लीजिए कि द्विखंडन माने क्या होगा, इसका डिफिनेशन तो आप भी बना सकते हैं कि द्विखंडन यानी दो बार टूट के बिखरेगा, और बहुखंडन यानी बहुत बार में क्या होगा बाबू, बिखर जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन हम बताते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे द्विखंडन क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। द्विखंडन हम आपको समझाए ना, द्वि क्या लगा है, द्वि। अखंडन का मतलब क्या, टूटना, यानी क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, द्विखंडन किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों हमारा मकसद ये है कि हम आपको क्लास में ही याद करा दे समझा समझा के। तो प्यारे बच्चों क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, आपको पूरा माइंड तक हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, द्विखंडन क्या होता है बाबू, द्विखंडन क्या होता है, इसके अंतर्गत एक जनन कोशिकाएं दो समान भागों में बढ़ जाती है, एक जनन कोशिकाएं दो समान भागों में बढ़ जाए, द्विखंडन है ना। यानी द्वि का मतलब क्या, पहले दो आ रहा है उसके बाद से खंडन, यानी एक जनन कोशिका बाबू दो या दो से अधिक नहीं, यहां पे याद रखना है। अगर आपसे द्विखंडन सिर्फ खंडन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ खंडन पूछेगा विखंडन, तो आप बोलिएगा कि दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए बराबर बराबर, उसे खंडन कहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए खंडन को यहाँ पे क्या, विखंडन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक द्विखंडन जिसमें क्या होगा, एक जनन कोशिकाएं दो भागों में विभक्त होंगी, एक जनन कोशिकाएं दो भागों में अगर समान भागों में विभक्त होती है, ओनली दो भागों में, उसे हम लोग कहेंगे द्विखंडन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत एक जनन कोशिकाएं दो समान भागों में बढ़ जाती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। खंडन का मतलब क्या, टूटना, बस याद रखना है, द्वि मतलब दो, यानी एक जनन कोशिकाएं दो खंडों में विभक्त हो जाए टूट के, उसे द्विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद हो गया, पूरा 100% है बाबू, याद हो गया।
चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जिन्हें आप देखिए संतति कोशिका भी कहते हैं, इसे हम लोग संतति कोशिका भी कहते हैं। अब यहाँ पे आइए समझिए यहाँ पे कि उदाहरण इसका ले लेते हैं कि क्या होता है इसका उदाहरण। जैसे हो गया द्विखंडन का उदाहरण, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से द्विखंडन का उदाहरण कौन सा है। अब आप लोग चिढ़ाइएगा तो नहीं, अब आपको चिढ़ाना नहीं है क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा डीपली। तो यहाँ पे समझिए प्यारे लाल, यहाँ पे क्या लिखा है कि उदाहरण इसका कौन होगा, किसका, तो द्विखंडन का। तो द्विखंडन का उदाहरण अमीबा पैरामीशियम, किसका उदाहरण, द्विखंडन का। ऑब्जेक्टिव आएगा अभी आपके सामने, आपसे पूछेंगे हम कि द्विखंडन का उदाहरण कौन। आप फटाफट यहाँ पे पेन, यहाँ पे क्या कीजिएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा कि द्विखंडन का उदाहरण होता है क्या होता है। तो बाबू आपको बताना है अमीबा और क्या, पैरामीशियम। प्यारे लाल कन्फर्म है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी से जल्दी एक बार बता दीजिए कि द्विखंडन आपको जितना पढ़ाए हैं उतना समझ में आया है कि नहीं, याद हुआ है कि नहीं। फटाफट प्यारे आपको कमेंट में बताना है कि हमको सर जी याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे कि बहुखंडन क्या होता है। बहुखंडन का मतलब क्या, बहु माने बहुत सारा, एक कोशिकाएं क्या होगी, टूट के बहुते भागों में बराबर बराबर भागों में बटेगी, उसे बहुखंडन। बहु का मतलब क्या, बहुत सारा। द्वि का मतलब क्या, दुगो। यानी कहने का मतलब क्या, बहुखंडन में ये होगा कि जब एक जनन कोशिकाएं बहुत सारे बराबर बराबर भागों में टूट के विभक्त हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे बहुखंडन कहेंगे। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि द्विखंडन बहुखंडन क्या होता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिकाएं अनेक संतति की उत्पत्ति में क्या होती है, यानी बहुत सारा, एक कोशिकाएं क्या बहुत सारा भागों में बिबट जाए, बहुत सारा भागों में, तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अब आपसे पूछेगा कि बहुखंडन का उदाहरण कौन सा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव, कि निम्नलिखित में से बहुखंडन का उदाहरण कौन सा है, तो आप क्या कीजिएगा, अमीबा मारिएगा, पैरामीशियम मारिएगा, कहिएगा नहीं, क्योंकि सर जी हमको पढ़ाए हैं कि यहाँ पे द्विखंडन का उदाहरण होता है अमीबा पैरामीशियम, लेकिन बहुखंडन का क्या होता है, तो सर जी हमको पढ़ाए हैं कि बहुखंडन का उदाहरण होता है प्लाज्मोडियम। तो आप लोग किस पे टिक कीजिएगा प्यारे लाल, आप लोग कीजिएगा कि बहुखंडन का क्या होता है बाबू, उदाहरण एक पैरामीशियम होता है, लेकिन द्विखंडन का क्या होता है, अमीबा, और क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे आता है युग्मक जनन। मुख्य टॉपिक आपके सामने है कि युग्मक जनन क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है युग्मक जनन। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्लास को लेट कीजिए, लेकिन पूरा दिमाग में लेके जाइए क्वेश्चन को, इसके बाद से ऑब्जेक्टिव भी है, तो बिल्कुल आपको प्यारे टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए युग्मक जनन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। तो देख लीजिए जीवों में, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, युग्मक जनन पढ़िए, युग्मक, युग्मक यानी क्या, युग्मक माने मत समझ लीजिएगा कि जीवों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जीवों में युग्मक, युग्मक मतलब क्या होगा, अभी हम आपको समझाएंगे, पूरा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा कि युग्मक में क्या होता है, जीवों में युग्मक में निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जीवों में युग्मक, युग्मक क्या होता है, जब दो यहाँ पे युग्मक आपस में मिलते हैं, यहाँ पे क्या होता है बाबू कि जीवों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। देखिए कितना शॉर्ट आंसर है, यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए कि युग्मक सदैव अगुणित होता है। बाबू अब क्वेश्चन पूछेगा कि युग्मनज क्या होता है, युग्मज क्या होता है, आप क्या बताएंगे बाबू, आप बताइएगा कि युग्मज क्या होता है, सदैव अगुणित होता है। बाबू युग्मक क्या होता है, युग्मक, युग्मनज अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, युग्मक पूछा है। युग्मक क्या होता है बाबू, युग्मक हमेशा आपको याद रखना है कि ये अगुणित होता है। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि युग्मक क्या होता है, आप बताइएगा युग्मक अगुणित होता है। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है। अब देखिए जो युग्मक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए कि जो युग्मक है ना, चलिए यहाँ आप देख लीजिए, एक मिनट, चलिए युग्मक, यहाँ देखिए युग्मक जनन तो आपको समझा दिए। अब यहाँ देखिए आकार एवं संरचना के आधार पर युग्मक को दो प्रकार से बांटा गया है। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा क्या लिखा गया है कि आप देखिए युग्मक को कितने भागों में बांटा गया है, तो आकार और संरचना के हिसाब से युग्मक को दो प्रकार में बांटा गया है मुख्य रूप से। ऐसा नहीं लिखना कि दो ही भागों में बांटा गया है, नहीं, यहाँ पे आकार और संरचना के हिसाब से युग्मक को मुख्य रूप से लिखना है आपको कि दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमको मुख्य दो ही लगता है, हम मुख्य दो ही रूप से इसको बांटेंगे। पहला क्या होगा,
पहला होगा बाबू क्या, समयुग्मकी, और दूसरा होता है विषमयुग्मकी। अब आपसे पूछेगा समयुग्मकी, सम मतलब क्या, समान। आप लोग पढ़िए, सम मतलब क्या, समान, विषम माने क्या, असमान। ये तो जानते हैं, बस जानते हैं तो आंसर बना दीजिए खुद से। अगर जानते हैं कि सम मतलब क्या होता है, समान, और विषम का मतलब होता है असमान, तो बस क्या करना है आपको, बस आंसर बना देना है, अपने से डिफिनेशन लिख लेना है। जैसे यहाँ आप देखिए युग्मक तो बता दिए, अब पूछेगा कि आप देखिए समयुग्मक की क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि समयुग्मकी क्या होता है। तो जिस यहाँ आप देखिए जिस युग्मक का आकार और संरचना समान हो, जिस युग्मक का, देखिए कैसे डिफिनेशन बनाइएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि समयुग्मकी क्या है, आप बोलिएगा कि जिस युग्मक का आकार और संरचना समान हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मकी कहेंगे। आ गया आंसर। ऐसे ही बनाया जाता है प्यारेलाल डिफिनेशन अपने शब्दों में। देखिए कैसे, सम मतलब क्या, समान, समान मतलब क्या, जिस युग्मक का आकार अलग होता है, संरचना अलग होती है, जिसका आकार और संरचना समान हो उसे समयुग्मकी, और जिसका आकार और संरचना समान न हो, असमान हो, उसे क्या कहेंगे, असुग्म। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे विषम युग्मकी। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, विषम यानी क्या, अलग हो, विषम मतलब क्या, अलग हो, उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मकी कहेंगे। जिसका आकार संरचना समान समयुग्मकी, जिसका आकार संरचना क्या हो, विसमान हो, उसे क्या कहेंगे, यानी समान ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मकी कहेंगे। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए जल्दी से जल्दी, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे प्यारेलाल बता दीजिए। यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप तो हमारे शेर हैं, यहाँ पे आप तो गर्दा उड़ा सकते हैं। पहला तो हम बता दिए युग्मक जनन, अब उसका दूसरा पार्ट है युग्मक का स्थानांतरण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहला तो आप लोग पढ़ लिए प्यारेलाल कि युग्मक जनन क्या होता है। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया कि युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है। तो युग्मक निर्माण यहाँ देखिए पश्चात नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया कर सके, यानी उसे ही हम लोग युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, युग्मक के निर्माण पश्चात क्या होता है, नर और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं ताकि निषेचन की प्रक्रिया कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक का स्थानांतरण। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद होना ही चाहिए युग्मक स्थानांतरण के। यहाँ देखिए समयुग्मकों में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समयुग्मक क्या हो, जिसका आकार संरचना, समयुग्मक मतलब क्या बताएं, जिसका आकार और संरचना समान हो, जैसे मानव मानव। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए समयुग्मक में क्या होगा, जैसे दोनों युग्मक गतिशील हो और एक दूसरे को आकर्षित करते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मक कहेंगे। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए। जबकि विषम युग्मकी में एक यहाँ देखिए युग्मक गतिहीन और दूसरा स्थिर हो। विषम युग्मकी में क्या होगा, जबकि क्या होगा, एक युग्मक जो होगा गतिहीन होगा और दूसरा क्या होगा, स्थिर होगा। एक युग्मक गतिहीन, दूसरा क्या होगा, स्थिर होगा। अगला यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए कि जिस मादा युग्मक का, जिसे यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जबकि विषम युग्मकी में क्या होता है, युग्मक गतिहीन और यहाँ देखिए स्थिर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। जो मादा युग्मक अगर आपसे पूछ रहा है कि मादा युग्मक किसे कहा जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको याद रखना है कि जबकि यहाँ पे क्या होता है, विषम युग्मकी एक युग्मक गतिहीन हो और दूसरा स्थिर हो, जिसे हम लोग मादा युग्मकी कहते हैं। जबकि नर युग्मकी क्या होता है, गतिशील होता है। अगर स्थिर है बाबू क्या है, देखिए गतिहीन यानी गति नहीं कर सकता है, और ये स्थिर रहता है, गति नहीं कर सकता है, स्थिर रहता है, उसे क्या कहेंगे, मादा बाबू क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे। अब मादा युग्मक पूछेगा किसे कहेंगे, तो यहाँ देखिए वैसा युग्मक जो गतिहीन हो और स्थिर हो। अब पूछेगा कि मादा युग्मक किसे कहेंगे, तो वैसा युग्मक जो गतिहीन हो, जो गति नहीं कर सकता हो, स्थिर रहता हो, क्या हो, गति नहीं कर सकता, स्थिर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मादा बाबू क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जबकि नर युग्मक क्या होता है, गतिशील होता है, दौड़ते रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसे हम लोग नर युग्मकी कहते हैं। जी आप देखिए पुष्पधारी पादपों में नर युग्मक परागकोश में परागकणों में होता है, ये आपको याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इतना बताइए, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं। इतना हम आपको इतना डीपली यहाँ पे बता दिए, जो मुख्य पॉइंट था वो हम आपको बता दिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स है तो सब तो नहीं बता सकते, चलिए बहुत बढ़िया। कितना
बाबू समझाने में टाइम लगता है, प्लीज कृपया करके आप लोग क्लास को ना पूरा बढ़िया से देखिएगा, आपका जिंदगी बदल देगा 12th का। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। जितना टॉपिक बताएं प्यारे लाल एक बार कमेंट में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कि आपको पूरा समझ में आया है कि नहीं आया। तो चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का आप लोग फटाफट आंसर लगाइए फटाफट। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिए, जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट है सब के सब आंसर देंगे, ए टू जेड सभी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। जल्दी से जल्दी, आम के फल का क्या खाते हैं बाबू, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि आम के फल में क्या खाने वाला भाग होता है, आम का क्या खाते हैं, हम खाते हैं उसका मध्य फल भित्ति। तो यहाँ पे आप क्या जवाब दीजिएगा कि आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें का जितना भी और पॉइंट छूटा होगा ना, अगर वो हम आपको सब्जेक्टिव के तौर पे दे देंगे पूरा 100%। तो आप लोग बिल्कुल प्यारे टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, मिडिल फ्रूट वाल्स हम लोग इसका खाते हैं, मध्य फल भित्ति। अगला यहाँ पे आ जाएगी समसूत्री विभाजन होता है, बता दीजिए बाबू समसूत्री विभाजन किस में होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग एक बार इसका आंसर दीजिए कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो आप क्या बताएंगे, समसूत्री विभाजन, लगाइए आंसर फटाफट। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, आप बताइएगा कि ये कायिकी कोशिका में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कायिकी कोशिका हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको प्यारे लाल याद कर लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो ये कायिकी कोशिका में होता है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन आपके सामने कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया हो रही है, बिना निषेचन किए ही आपको फल बन रहा है, तो बाबू वो क्या कहलाएगी, तो बाबू वो कहलाएगी बाबू क्या, अनिषेक जनन। तो यहाँ पे वो कहलाएगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बाबू आप क्या बताएंगे, तो यहाँ देखिए पार्थेनोकॉर्पिक बताएंगे। क्या होता है बाबू, पार्थेनोकॉर्पिक होता है, याद रखना है। यहाँ देखिए बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे प्यारे पार्थेनोकॉर्पिक। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर के, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। यानी आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है, यानी होता किसमें, पहले देख लीजिए कि यहाँ देखिए पक्षी जो होते हैं बाबू, पक्षियों में क्या होते हैं, आंतरिक निषेचन की क्रियाएं होती है। यहाँ देखिए स्तनपायी जो होते हैं, स्तनपायी पे क्या होता है बाबू, आंतरिक निषेचन की क्रियाएं होती है। अब यहाँ आप देखिए क्या है, मेढक, मेढक में आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों कि मेढक में बाह्य निषेचन की क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पूछा गया है कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है, आप बोलिएगा कि मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यानी मेढक में क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा, यानी आंतरिक निषेचन नहीं होगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, फटाफट ये आपको HW में दे रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको 100 नहीं 200% सही देना है, पूरा 200%। ये आपके लिए HW है, सबका जवाब चाहिए बाबू, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। अभी समझाए हैं इसलिए आपको ये HW दे रहे हैं कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन। ये कमेंट बॉक्स में आपको भर देना है, ये HW क्वेश्चन है, इतना हलवा क्वेश्चन है, किसी का जवाब गलती नहीं आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन एक अंडज है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन एक अंडज होता है। बाबू अंडज कौन होगा, तो निम्नलिखित में से अंडज कौन होगा, एकिडीना। इसमें से कौन, कंगारू अंडज नहीं है, गाय तो बाबू अंडा नहीं देती है। बाबू कंगारू अंडा देता है, नहीं कंगारू अंडा नहीं देता। अंडज कौन है, तो एकिडीना है, क्या होता है, अंडज होता है। मुर्गी क्या, सांप क्या, मगरमच्छ क्या, ये सब क्या होता है, चिड़िया क्या, ये सब अंडज होते हैं, अंडा देते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एकिडीना क्या होगा, अंडज हो जाएगा। अब बोलिएगा कि मनुष्य है, तो मनुष्य यहाँ पे रहेगा, तो मनुष्य अंडा देता है, मनुष्य तो अंडा नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंडज, तो एकिडीना अंडज। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। बाबू सब क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है, कौन, क्या चीज, आप बताइएगा, बांस। जो बांस होता है ना, पूरे जीवन काल में एक ही बार ये पुष्पित होता है, हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोग प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। अब पूछा जाएगा द्विगुणित कौन है, अभी बताएं, द्विगुणित, द्विगुणित
कौन होता है बाबू, हम क्या बताएं, युग्मनज। युग्मनज क्या होता है, युग्मक जनन यानी युग्मनज क्या होगा, द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगाइएगा कि युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। अब बताइए, बीज चोल, बीज के ऊपर का, यानी चोल मतलब होता है कपड़ा टाइप, चोल मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, यानी किस फल का बीज के ऊपर का कपड़ा खाया जाता है। वो किसका फल का, कौन सा ऐसा फल है जिसका बीज चोल खाते हैं, आप बताइएगा बाबू। यहाँ देखिए शरीफा, शरीफा खाए है ना, शरीफा में जो दाना होता है बीज, इसके ऊपर उजर उजर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। लीची देखिए, लीची का यहाँ देखिए, लीची के ऊपर का जो बीज का ऊपर का होता है यानी उसका चोल होता है, वो खाते हैं। जायफल होता है, जायफल का भी हम क्या करते हैं, बीज चोल खाते हैं। यानी इनमें से क्या होगा, इनमें से सभी वाला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको प्यारे बच्चे सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर की, समयुग्मकी पाई जाती है, बता दीजिए। अभी जस्ट यहाँ पे बताएं कि समयुग्मकी का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जल्दी। समयुग्मकी बाबू, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी बाबू, यहाँ पे हम बताएं ना, अभी जस्ट समझाएं, आंसर लगा दीजिए। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा बाबू, इनमें से सभी नहीं, समयुग्मकी पाई जाती है एल्गी शैवाल में। ए ऑप्शन राइट 100%। सभी मत मारिए प्यारे, इतने अच्छे से समझाएं फिर भी सभी। समयुग्मकी पाई जाती है एल्गी यानी क्या, शैवाल में। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ऐसे आप लोग को पढ़िएगा ना तो पूरा 100% आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होने वाला है। अंड प्रजनक निम्नलिखित में से कौन सा है बाबू, अंडा कौन देता है, अंड प्रजनक यानी अंडा कौन देता है, यहाँ पे आंसर लगाना है। अंडा कौन देगा, सर्प, सांप अंडा देता है, मुर्गी तो अंडा देती ही है, मगरमच्छ भी क्या करता है, अंडा देता है। यानी इनमें से सभी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ये सब क्या होते हैं, अंडस होते हैं, यानी ये अंडा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। प्यारे बच्चों सत्य फल कौन सा है, तो इसमें सेब मत मार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मिथ्या फल सेब होता है, लेकिन सत्य फल पूछा है आपसे कि सत्य फल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य फल कौन सा है, कमेंट कीजिए। और बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक तो कीजिए। इतना बढ़िया से आपको बायोलॉजी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं, इतना बढ़िया से यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे पूरा समझ में भी आ रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। बाबू सत्य फल कौन है, आप बताइएगा कि नारियल हमारा सत्य फल होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मिथ्या फल है। प्यारे बच्चों मिथ्या फल कौन सा है, मिथ्या फल कौन सा है, यहाँ पे आंसर लगाइए कि मिथ्या फल आखिर कौन सा होता है। तो मिथ्या फल प्यारे बच्चों कौन सा होता है, सेब हमारा क्या होगा, मिथ्या फल होगा। और ये आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, मिथ्या फल कौन, सेब। अगला यहाँ पे आ जाइए कि किसमें, यहाँ आप देखिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अब यहाँ आप देख लीजिए द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन अभी हम आपको बताए हैं किसमें पाया जाता है, द्विखंडन अभी पढ़ा है ना, द्विखंडन बहुखंडन। बाबू द्विखंडन किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देखिए फटाफट हम आपको समझा चुके हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि द्विखंडन किसे कहते हैं। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब क्या, टूट जाना। यानी आप देखिए एक जनन कोशिका है दो भागों में विभक्त हो जाए बराबर बराबर, उसे क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। तो यहाँ देखिए इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, आप क्या बताइएगा, जलकुंभी नहीं, कमल नहीं, सर्प नहीं, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि जेम्यूल्स बनते हैं बाबू, किस में बनते हैं, फटाफट जेम्यूल्स किस में बनते हैं, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, हाइड्रिला नहीं, आप लोग आंसर गलती मत दीजिए। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे कि जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंजों में, स्पंज स्पंज। यहाँ पे आपको याद रखना है जेम्यूल्स कहाँ बनते हैं, आप बताइएगा कि जेम्यूल्स बनते हैं प्यारे बच्चों स्पंज में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लीची का खाए जाने वाला भाग। बाबू लीची का हम क्या खाते हैं, फटाफट बता दीजिए। लीची का हम क्या खाते हैं, बीज का ऊपर का चोल खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लीची का खाए जाने वाला भाग हमारा हो जाएगा बीज चोल, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 18 नंबर के, बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिना निषेचन का अगर फल का निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे, आप बताइएगा। उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अनिषेक जनन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए 19 नंबर की, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किसके लिए पूछा गया आपसे
कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो ये द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु ये जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, तो किसके लिए, तो आप बताइएगा द्विगुणित अवस्था बनाने हेतु ये क्या है, जिम्मेवार है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि पुदीना में कायकी प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, यानी अंत भूस्तरीय होता है कि ऊपरी भूस्तरीय होता है। पुदीना में कायकी प्रवर्धन, बाबू सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना भी इस चैप्टर से पूछेगा ना सब हम आपको बता दिए, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव। हमको लगता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है, क्योंकि मुख्य टॉपिक आपको समझा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी आपको बता रहे हैं कि पुदीना का कायकी प्रवर्धन होता है। बाबू पुदीना में कायकी प्रवर्धन कैसे होता है, तो ये अंत भूस्तरीय होता है। अंत क्या होता है, ऊपरी नहीं होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुदीना में जो कायकी प्रवर्धन होता है, मिंट में कायकी प्रवर्धन जो होता है ना प्यारे, आप बताइएगा कि ये अंता भूस्तरीय होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा और आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आइए 21 नंबर कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। बाबू यहाँ पे क्या होते हैं, रात में खिलने वाले जितने भी पुष्प होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, वो सबसे पहले तो छोटे होते हैं और दूसरा रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं यानी कहने का मतलब क्या होगा कि रात में खिलने वाले जितने पुष्प होते हैं, यहाँ पे रंगहीन नहीं दिया है लेकिन क्या छोटे होते हैं, छोटे पे आपको क्या करना है, बी ऑप्शन पे राइट कर देना है, क्योंकि यही आंसर आपका सही होने वाला है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि उभयलिंगी प्राणी। बाबू उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण कौन सा है, उभयलिंगी। बाबू उभयलिंगी कौन हो गया, केंचुआ हो गया, फीता कृमि हो गया, जोंक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं उभयलिंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन है उभयलिंगी, बाबू मुर्गी है, मुर्गी नहीं है, ए और बी दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, कौन होगा, केंचुआ हमारा उभयलिंगी प्राणी होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। बाबू द्विगुणित संरचना कौन सा है, द्विगुणित। बाबू द्विगुणित संरचना की बात करें तो युग्मनज, इनमें से सभी ये सब भरमाने के लिए देता है प्यारे, तो ये सब पे टिक नहीं कर रहे हैं आपको। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर ही देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे इतना ही बस बताना है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर जब तक प्रकृति मृत्यु नहीं हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जीवन चक्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवन काल कहेंगे। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग जीवन काल कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, आवर्त बीजी अनावर्त बीजी। द्विनिषेचन बाबू अभी हम आपको बताएं, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन किसमें पाया जाएगा बाबू, यहाँ आप देखिए दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है, आप बताइएगा आवर्त बीजी में द्विनिषेचन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवर्त बीजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने कि पिष्टिया में कायकी प्रवर्धन होता है किसके द्वारा। बाबू पिष्टिया में कायकी प्रवर्धन होता है, फटाफट आंसर लगा दीजिए। आपसे पूछा गया है कि पिष्टिया में कायकी प्रवर्धन होता है, बहु पिष्टिया में कायकी प्रवर्धन ऑफसेट के द्वारा होता है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 27 नंबर कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है तो ये क्या किसमें पाया जाता है, तो स्प्रोस्टिट एंड रेडियो एक्टिव लार्वा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। देखिए जैसे ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, प्यारे बच्चों हम क्या बताएं, स्प्रोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव लार्वा होता है जिसमें क्या होता है बाबू, यहाँ पे पाया जाता है क्या, पार्थेनोजेनेसिस, यानी क्या हो जाएगा, स्प्रोसिस्ट एवं क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव लार्वा पाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर कि यदि नर आकार की मादा से भिन्न हो, यदि नर का आकार मादा से भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यदि नर आकार मादा से भिन्न होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जब नर आकार मादा से भिन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे कि प्यारे बच्चों होमोगैमी। तो यहाँ पे क्या होगा, होमो इरेक्टस नहीं होगा। अगर नर आकार मादा से भिन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं होमोगैमी, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आंसर है कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तिर्यक द्विखंडन, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। आप प्यारे बच्चे क्या जवाब दीजिएगा कि तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाएगा बाबू, तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सिराटियम में पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आप देख लीजिए 30 नंबर
कि प्राणियों में यौन अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, प्राणियों में यौन अवस्था के बाद से कौन सी अवस्थाएं आती है। आप लोग बोलिएगा कि प्राणियों में यौन अवस्था के बाद प्रजनन की अवस्था आती है, प्रजनन करने की अवस्था आती है। अगर लड़का जवान हो गया तो क्या होगा, प्रजनन करने की अवस्था आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला आपको ये काम करना है कि आप एक बार बता दीजिए कि आपका यहाँ देखिए पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आया कि नहीं। पहले कमेंट बॉक्स में यही आना चाहिए कि कमेंट बॉक्स में पूरा लिख के भरना है आपको कि आपको समझ में आया कि नहीं, क्लास कैसा लगा ये भी आपको बताना है। आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों जरूर कि क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात बताएंगे बाबू, विनती करेंगे कि आप लोग क्रैश कोर्स है ना पूरा मन लगा के कीजिए, क्योंकि अंतिम मौका है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर क्रैश कोर्स करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम नहीं कराते कि एक चैप्टर में 10 दिन लगा दिए टाइम खत्म। जो मुख्य टॉपिक होगा हम आपको जरूर बताएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका ऐड कराएंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक मारिए। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और देखिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब क्या, अब मिलेंगे यहाँ पे अगले क्लास में, सुबह वाली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।